नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 8 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 18वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए। कहा क्या जा रहा है कि मान लीजिए इस प्रकार से कहा जा रहा है कि पृथ्वी गोल है और मान लीजिए यहाँ पर भारत की स्थिति है, यहाँ पर भारत है, तो यहाँ पर भारत का कोई एक व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा हो सकता है पृथ्वी पर। ठीक है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके लोग भारत के सापेक्ष बिल्कुल उल्टे खड़े प्रतीत होंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये तो क्लियर है कि पृथ्वी के ऊपर ही सतह पर हम लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर भारत है तो इसके सतह पर कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है, तो इसके जस्ट पीछे इस प्रकार से कोई व्यक्ति इस देश में अगर पृथ्वी पर खड़ा होगा तो वो बिल्कुल उल्टा प्रतीत होगा भारत के व्यक्ति के सापेक्ष। ठीक है, तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा देश होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसके जस्ट उल्टे की अगर बात करें तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, आप कहेंगे कि 180 अंश का कोण बनेगा। यानी कि जो देशांतर रेखा भारत से होकर के गुजर रही है उससे 180 अंश अगर हम लोग जोड़ दें तो जो हमारा यहाँ पर देशांतर रेखा आएगा वही इस देश का देशांतर रेखा होगा। सबसे पहले विकल्प देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। पहला ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, दूसरा अर्जेंटीना दिया गया है, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा युगांडा दिया गया है। स्क्रीन पर आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं। यहां पर देखिए, एशिया में यहां पर कहीं पर भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति हो गई। ठीक है, और जो अर्जेंटीना है वो साउथ अमेरिका में, यहाँ पर कहीं अर्जेंटीना यहाँ पर देश पड़ता है साउथ अमेरिका में। इसी प्रकार से युगांडा की बात करें तो युगांडा अफ्रीका में पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर युगांडा कोई देश हो गया, और हमें ऑस्ट्रेलिया दिया गया था तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। और इंडोनेशिया की बात की गई थी, इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, यानी कि ये एशिया है, इसी में दक्षिण पूर्व में वो पड़ेगा इंडोनेशिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लगभग यहाँ पर देख लीजिए 90 अंश वाला ये क्रॉस होकर के भारत से लगभग जा रहा है, लेकिन अगर जो मानक समय रेखा माने वो 82 अंश और 30 मिनट का जो रेखा गुजरता है वो मानक समय रेखा है। यानी कि यहाँ पर लगभग अगर 90 मान लें तो यहाँ पर देख लीजिए इस देश के आसपास भी 90 देशांतर रेखा होकर के गुजर रहा है। यानी कि यहाँ वाला जो 90 है ये पूर्व में 90 है और यहाँ वाला जो 90 है वो पश्चिम में 90 है, तो 90 इधर और 90 इधर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। अभी हमने देखा था कि 180 अंश जिस भी दो देशों के बीच देशांतर रेखा में अंतर होगा वहीं एक दूसरे के बिल्कुल उलट खड़े हुए महसूस होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भारत की स्थिति ये है, ऑस्ट्रेलिया की ये है, तो इनके बीच 180 अंश का देशांतर रेखा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं। एशिया में ही आपका इंडोनेशिया पड़ता है, इस वजह से इसमें भी 180 अंश का डिफरेंस नहीं है, यानी इंडोनेशिया भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करें अगर युगांडा की, तो युगांडा देखिए ये अफ्रीका में पड़ता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि 180 अंश का यहाँ पर देशांतर रेखा का डिफरेंस नहीं है, या फिर इनके बीच 180 अंश देशांतर रेखा नहीं है। लेकिन अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना यहाँ साउथ अमेरिका में पड़ता है और इंडिया और अर्जेंटीना के बीच 180 अंश का देशांतर रेखा का गैप है, और चूंकि ये 180 अंश का देशांतर गैप है इसलिए अर्जेंटीना के व्यक्ति और भारत के व्यक्ति खड़े होने पर पृथ्वी पर एक दूसरे के बिल्कुल उलट या फिर उल्टे खड़े हुए प्रतीत होंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना इसका बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती है किस राज्य का भाग है। तो बेसिकली पोचमपल्ली किस राज्य में है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये तेलंगाना राज्य में है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। ठीक है, इनका क्रम सीक्वेंस सही नहीं है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या होगा। देखिए, प्याज बोने की प्रक्रिया पूरी बताई गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं, यानी कि खेत की जुताई करते हैं, इसे गुड़ाई कहते हैं, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से प्याज का बीज बोते हैं, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से बीज बोने के बाद से कुछ समय बाद वहां पर खरपतवार आ जाते हैं, यानी कि घास और छोटे छोटे खरपतवार आ जाते हैं खेत में,
उनको हटाना होता है। तो ये तीसरे नंबर पर खरपतवार हटाया जाता है। उसके बाद से देखिए जब प्याज का फसल तैयार हो जाता है तो प्याज को हम लोग उखाड़ते हैं, तो ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट करके हटा दिया जाता है, तो ये अंतिम चरण है, यानी 5वें नंबर पर हो जाएगा। हमारा विकल्प क्या बना देखिए, बी, सी, ए, ई और डी। बी, सी, ए, ई, डी दिए गए विकल्प में देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर 4 में दिया गया बी, सी, ए, ई, डी। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि मानचित्र में इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की दूरी 13.3 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें एक पैमाना दिया गया था, एक स्केल दिया गया था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के रिप्रेजेंट कर रहा है, 110 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड से सिंपली हम लोग को कितने का मान निकाल लेना है, 13.3 सेंटीमीटर का मान क्या होगा, तो 110 गुणे 13.3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 कट जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि 133 में बेसिकली हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 तियां 33 का 3 हाथ में 3 बचा, 11 तियां 33 और 3 36 के 6 हाथ में 3, 11 और 3 14, यानी कि कितना हो जाएगा 1463 मीटर। चूंकि ये मीटर में आया है और चारों विकल्प में देखिए किलोमीटर में दिया गया है, तो बेसिकली हमको 1000 से भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.463 किलोमीटर। यानी कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा 1.5 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 1.4 किलोमीटर है तो मैंने तीसरा वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 1.4 है, यानी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ये अगर हम लोग इसको राउंड फिगर करना चाहें तो ये 5 से अधिक था, इस वजह से इसको राउंड फिगर कर देंगे और यहाँ पर 1 जाकर के जुड़ जाएगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, चलिए पहला दिया गया है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि वह अफगानिस्तान से आए थे, तो ये विकल्प गलत है, वह अफगानिस्तान से नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान से आए थे, ये विकल्प गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। सी वाला देखिए उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। डी वाला देखिए उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। अंतिम देखिए उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने की कुशलताओं का उल्लेख किया, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, उनकी पुस्तक में इस प्रकार के उल्लेख देखने को मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि केवल बी को छोड़ करके ए, सी, डी और ई वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। पहले विकल्प में देखिए यहाँ पर बी दिया गया, कट हो गया। दूसरे में देखिए यहाँ पर बी है तो कट हो गया। तीसरे में देखिए, चौथे में देखिए यहाँ पर बी है, एक ही विकल्प है जिसमें बी नहीं दिया गया है और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया, सांप दिया गया, छिपकली दिया गया, मेंढक दिया गया, घड़ियाल दिया गया है और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इन सब में जो कॉमन बात है वो ये है कि सभी अंडे देते हैं, यानी कि विकल्प नंबर 2 देखिए ये अंडे देते हैं, ये सब में कॉमन है और इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आप अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद की बात की गई थी जो कि गुजरात में है, यानी कि यहाँ पर कहीं अहमदाबाद होगा और दिल्ली की बात की गई है जो कि यहाँ पर है। इनके बीच में एक सीधी रेखा खींचने की बात की गई है, तो ये किस दिशा में होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये ऊपर की तरफ है यानी कि नॉर्थ हो गया और थोड़ा सा ईस्ट साइड में यानी कि ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व हमारा सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में उत्तर पूर्व दिया गया है, विकल्प नंबर 2 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होगा, कुल चली गई दूरी यानी 144 किलोमीटर और कुल लगा समय यानी कि 2 घंटे। अब हमसे जो इसकी चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है और ये 144 किलोमीटर में था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली आपको सिंपली 1000 से गुणा कर देना है। तो 1000 से मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ और यहाँ पर 2 घंटे दिए गए थे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो में काट दे रहा हूँ। उसके बाद से देखिए
अगर मैं इसको 6 से काटूं तो 6 दूनी 12 से काटूं तो 12 बरैया 144, 6 से काट देते हैं तो 6 दूनी 12 यानी कि 10 गुणे 2 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं और खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है? तो इनके विशेष नाम के नाच को चिराव नाम से जानते हैं, जिसमें बेसिकली 4 व्यक्ति होते हैं जो कि 2 बांस की डंडियों को इस प्रकार से क्रॉस पर एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ और इसी प्रकार से एक व्यक्ति यहाँ और एक व्यक्ति यहाँ बैठा रहता है और इधर भी 2 व्यक्ति इधर और 2 व्यक्ति इधर बैठे रहते हैं और ये बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और इसके बीच में व्यक्ति पैरों से उछल कूद करके डांस करते हैं। इसे हम लोग चिराव डांस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पक्षियों की एक स्पेसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पेसीज का नाम क्या है? तो इसका नाम है वीवर पक्षी। जो वीवर पक्षी है वो करती क्या है कि जो मादा पक्षियों के द्वारा, जो वीवर मादा पक्षी होते हैं उनके द्वारा जो सबसे अच्छा घोंसला बनाया गया रहता है उसी में जाकर के वो अपना अंडा देती है। ऑप्शन नंबर 2 वीवर पक्षी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। दिए गए विकल्प में देखिए कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें 8 दिया गया हो, इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था क्योंकि इसमें जो सही विकल्प है 8 वो नहीं दिया गया है। कौन कौन से 8 ये केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहला अंडमान और निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर और नगर हवेली और उसके बाद से दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और टोटल राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों की संख्या 28 है वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी 8 नहीं दिया गया था, इस वजह से ये प्रश्न के विकल्प गलत थे और इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने कॉमन अंक दिया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? पहला दिया गया है छिपकली, तो जो छिपकली होता है वो सरीसृप प्रजाति का है। चमगादड़ की बात करें तो ये स्तनधारी होता है। कलचिड़ी की बात करें तो ये पक्षी होता है और बिच्छू की बात करें तो ये कीट होता है। विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी कि बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है? ध्यान से समझिएगा। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को जमीन से हो करके संचरण ये सांप तक पहुंचता है और उसके आधार पर वो अपने एक तरीके से सिर को इधर उधर हिलाता है, यानी कि वो जो कंपन होता है जमीन से होकर के जो गुजर रहा है उसके शरीर तक पहुंच रहा है, उस कंपन को सांप महसूस करता है, ना कि कान से वो सुनता है। ठीक है, तो कंपन का संचरण की वजह से वो कंपन महसूस करता है अपने पूरे शरीर में और उसी के आधार पर अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दोनों छात्राएं की बात की गई हैं और इनमें जो एक्स छात्रा है उसकी आयु 12 वर्ष है और स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर बताया गया है और वाई की आयु 10 वर्ष है और इसमें स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर बताया गया है। दोनों चूंकि महिलाएं हैं तो जो महिलाओं में जो स्टैंडर्ड मानक है वो कितना होता है? वो होता है 12 से 15.5। अगर इतने के बीच हीमोग्लोबिन का स्तर है तो इसे नॉर्मल बोला जाएगा महिलाओं में। यहाँ पर देखिए जो एक्स महिला है, एक्स जो छात्रा है उसमें ये 12 से कम है, यानी कि इसमें रक्त की कमी है, यानी कि एक्स रक्त क्षीणता की रोगी है और वाई नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 से 15.5 के बीच में 12.5 आ रहा है, इस वजह से ये नॉर्मल है, यानी कि जबकि वाई रक्त क्षीणता यानी कि खून की कमी से नहीं जूझ रही है। तो विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ये तो प्रश्न पूछा गया था महिलाओं के हिसाब से। अगर यही प्रश्न पुरुषों के हिसाब से पूछा जाता तो पुरुषों में जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर किसी भी पुरुष में इतने ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, ये पुरुषों का होता है और ये महिलाओं का होता है। प्रश्न चूंकि महिला के हिसाब से पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहां पर देख लीजिए विभिन्न राज्यों के
नाम दिए गए हैं और वहाँ पर किस प्रकृति के घर बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है और सही से हमको मिलान करना है। पहले बात करेंगे असम की। अगर बात करें तो असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसकी वजह से मजबूत बांसों पर बने ढालू छतें बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि बांसों पर इसलिए बनाया जाता है लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर, ताकि जो बारिश का पानी है वो घरों में ना चला जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मजबूत बांसों के बने, ठीक है, ढालू छतें। और उसके बाद से देखिए जो बी दिया गया है लद्दाख, उसका क्या हो जाएगा? तो लद्दाख में पत्थर के बने फर्श, छतें लकड़ी की बनी, ठीक है, यानी कि पत्थर के बने फर्श और छतें क्या होती हैं? वो लकड़ी की बनती हैं लद्दाख में। मनाली की बात करें, हिमाचल प्रदेश, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें। ढालू छत क्यों बनाई जाती है? इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और अगर छत इस प्रकार से कुछ ढालू होगा तो बर्फ़ यहाँ पर रुकेगी नहीं छत पर, और ऐसे ढलान होने की वजह से ये छत से नीचे गिर जाएगी, इसलिए ढालू छतें बनाई जाती है। कहाँ पर? मनाली में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और चौथा दिया गया है राजस्थान, तो राजस्थान का क्या हो जाएगा? देखिए राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मिट्टी के घरों में जो हीट ट्रांसफर वो कम से कम हो सके और गर्मी कम लगे, ठीक है। तो हमारा विकल्प क्या बना? देखिए ए का 5 और बी का 2 और सी का देखिए सी का 4 और डी का 3। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही ये दिया गया है, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र भी शामिल हैं। आप इसे छात्र को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे एज ए टीचर? आपसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें, यानी कि प्रत्येक बच्चा दूसरे देश के बारे में क्या दृष्टिकोण रख रहा है इसके बारे में वो कक्षा में बताएगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि प्राइमरी स्तर का बालक यानी कक्षा 1 से 5 तक का बालक किसी दूसरे देश के बारे में अपना दृष्टिकोण बना पाए? वो स्थानीय परिवेश से ही अभी जुड़ा हुआ है, अभी वो एक तरीके से अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन नहीं कर सकता और ना ही देखा होगा वो विदेश के बारे में। इस वजह से प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए चूंकि बहुत कम एज होती है, इस वजह से ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और किसे महत्व देते हैं। तो इसमें बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कोई अमेरिका का छात्र आ गया, तो अमेरिका में क्या व्यवहार होता है, कैसे लोग व्यवहार करते हैं, इससे क्या मतलब है यहाँ के छात्रों का, उसमें बहुत नीरस महसूस करेंगे बच्चे, बहुत एक तरीके से इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस वजह से ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। पहला देखिए, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि बच्चे उनको लिमिट करने की बात कर रहे हैं कि अगर कोई अमेरिका से छात्र इंडिया में आ रहा है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जो प्राइमरी स्तर के जो यहाँ के बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे हैं, वो उनको बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करना। जब समानताओं की बात होगी तो जो विदेश से आया हुआ बच्चा है वो भी देखेगा और समझेगा कि ये तो हमारे यहाँ भी हो रही थी, यानी कि वो अपने परिवेश से उसको जोड़ करके देखेगा, और जब भी अपने परिवेश से जोड़ करके देखेगा तो वो सहज महसूस करेगा इंडिया में भी, ठीक है। और इससे बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे कि हमारे घर में ये चीज़ें होती हैं, आपके घर में ये चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें अपने घर में होते हुए प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं। इस वजह से ये परिवेश से भी जुड़ गया स्थानीय बच्चों के, और साथ ही साथ जो दूसरे देश से आया हुआ बच्चा है, अगर उसके यहाँ भी यही समानता होगी तो निश्चित तौर पर वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा और उसमें वो सहज महसूस कर सकता है और धीरे धीरे समावेशन कक्षा स्थापित किया जा सकता है। विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा। बिना बोले हमें कम्युनिकेट करना है, तो जो GIF फाइल होता है उसमें वॉइस नहीं होती है, लेकिन वीडियो वो चलता रहता है, मतलब कि छोटे से वीडियो क्लिप को काट करके, और उसमें वॉइस नहीं होती है और वो GIF फाइल होता है। तो इसके माध्यम से जो चैट किया जाएगा उसमें एक तरीके से बिना बोले संचार किया जा सकता है। विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? संरचनावादी दृष्टिकोण मतलब NCF 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों संरचनावाद का समर्थन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बच्चा
अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेगा अन्वेषण के माध्यम से सक्रिय रूप से भागीदारी कर करके। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से बात करेंगे, कहा जा रहा है कि उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। तो यहाँ पर जो तस्वीरों का उपयोग किया जा रहा है वो टीचर के द्वारा किया जा रहा है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, और जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक वो संरचनावादी कक्षा नहीं होगा। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़ करके उनकी रूपरेखा बनाना। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एज ए टीचर ये काम किया जा रहा है। तीसरा देखिए, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना। तो यहाँ पर भी प्लानिंग करके इसका आयोजन किया जा रहा है, ग्राफिक आयोजन किया जा रहा है बच्चों को किले की विभिन्न संरचनाओं का उपयोग दिखाने के संदर्भ में। ठीक है, तो ये भी निगेटिव सेंस में होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर एक्टिव नहीं है। ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा, यानी उनके विदेशों के बारे में छात्र जान रहे हैं पहले से, की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। अब यहाँ पर जब बच्चे ग्लोब का उपयोग करेंगे, जिसके देश के बारे में वो जान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चे अपने ज्ञान की संरचना स्वयं कर रहे हैं, उस देश को उस ग्लोब में ढूंढेंगे कि इसका पोजीशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। तो ये बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से ये संरचनावादी दृष्टिकोण होगा। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सक्रिय शिक्षण की बात की जा रही है, यानी कि शिक्षण तो हो रहा होगा कक्षा में, लेकिन बच्चे भी सक्रिय होंगे किसी गतिविधि में, किसी भी कार्य में। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो यहां पर बच्चा सक्रिय तो जरूर है, लेकिन वो अपना कोई भी माइंड नहीं लगा रहा है, वो सिर्फ कॉपी कर रहा है, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसे सिर्फ देख करके लिख रहा है। यानी कि इसमें कोई भी एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इसलिए ये सक्रिय शिक्षण नहीं होगा। बच्चा एक्टिव जरूर है, लेकिन इसमें कोई शिक्षण नहीं है। क्यों शिक्षण नहीं है? क्योंकि वो हूबहू एक तरीके से ब्लैक बोर्ड से सिर्फ कॉपी कर रहा है, अपने पुस्तक में, अपने कॉपी में उसको देख करके लिख रहा है। तो ये सक्रिय शिक्षण नहीं होगा। तीसरा देखिए, पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों का चित्र बनाएंगे। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव जरूर है, वो कार्य जरूर कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ चित्र को देखा और उसी चित्र को देख करके हूबहू चित्र बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी शिक्षण नहीं होगा। दूसरा देखिए, दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्यपुस्तक में किया गया था। तो यहाँ पर भी देखिए, चीज़ों के बारे में पहले से पुस्तक में दिया गया है और उनको सिर्फ कैटेगराइज करने की, सूचीबद्ध करने की बात की गई है। तो यहाँ पर भी बच्चे अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एक तरीके से टेबल बनाएंगे और सूचीबद्ध करेंगे। सब कुछ उसकी पुस्तक में दिया गया है। बच्चे अपना कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी माइंड मैप बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ब्लैक बोर्ड पर अगर कोई कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर कोई संप्रत्यय लिखा हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग दूसरे कॉन्सेप्ट में किस प्रकार से बच्चा कर सकता है, ये बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट कर करके, यानी कि उसके बारे में ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है सक्रिय होकर के उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, बच्चा खुद से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 + 2 = 4, ये ब्लैक बोर्ड पर मान लीजिए लिखा हुआ है। अब देखिए, प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं तो उनके लिए यही सब चीज़ें होंगी। आप अपने स्तर से मत सोचिएगा, बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं तो उनके लिए ब्लैक बोर्ड पर यही सभी चीज़ें लिख रहेंगी। तो अगर बच्चे ने ये देखा कि 2 + 2 = 4 होता है, तो अगला कॉन्सेप्ट 3 + 3 में बच्चा इसी विधि का प्रयोग कर रहा होगा कि 2 + 2 बताने के लिए ब्लैक बोर्ड पर हो सकता है 2 लाइन खींची गई हो और 2 लाइन ये खींच करके फिर आगे 4 लाइन खींच करके बच्चों को बताया गया हो कि ये 4 हो गया। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेगा। यहाँ पर बच्चा देखेगा कि 3 है तो पहले अपनी कॉपी में 3 लाइन खींचेगा, फिर इसी प्रकार से 3 आगे लिखा है तो 3 लाइन और खींचेगा, और इसके बाद से ये तीनों, इस 3 को और इस 3 को मिला देगा, 1 2 3, और ये अगला वाला 1 2 3, और सबको जोड़ करके लिख देगा कि 6। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो टीचर ने उसको बताया कि लाइन खींच करके, ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग उसने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने में किया। इसी को हम लोग कहते हैं माइंड मैप, यानी कि एक परिस्थिति में सीखी गई सिचुएशंस, एक परिस्थिति में सीखी गई शिक्षण का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही मानस मंथन, मानस चित्रण कहलाता है, माइंड मैप कहलाता है। और चूंकि इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ रही है, इस वजह से यही एकमात्र सक्रिय शिक्षण का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, पाक शास्त्र पर एक पाठ से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। प्रामाणिक कार्य वो होगा जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से कर रहे होंगे और कर करके सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पाक शास्त्र का मतलब समझ लीजिए खाना बनाने से ही संबंधित है। ठीक है, तो पहला विकल्प दिया गया है, कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बना करके दिखाना। तो यहाँ पर वास्तविक सामग्री का यूज तो किया जा रहा है, लेकिन बच्चे इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी बनाने का काम है वो टीचर के द्वारा किया जा रहा है, बच्चे इसमें सहभागिता नहीं दिखा रहे हैं, इस वजह से निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं है। दूसरा देखिए, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने के लिए कहना। तो यहां पर भी एक तरीके से जो खाने वाला पदार्थ है वो बना करके नहीं दिखाया जा रहा है, या फिर बना करके छात्र नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लिखने की बात की जा रही है, सूची बनाने की बात की जा रही है, इस वजह से ये निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना, जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो यहां पर देखिए पाक शास्त्र की बात की गई है, पाक मतलब कि पकाना और भोजन पकाने की बात की गई है, और ये जो है ये बगीचे में टमाटर, मिर्च और पौधे उगाने की बात की जा रही है। तो ये भोजन पकाने से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनको उगाने से संबंधित है। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, भोजन पकाने से संबंधित पूछा जा रहा है। तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, और जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। यहां पर देखिए व्यंजन कौन बना रहा है, छात्र सक्रिय होकर के खुद व्यंजन बना रहे हैं। तो इसमें बच्चे का जो अधिगम होगा पाक शास्त्र के संबंध में वो अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि बच्चे स्वयं करके सीख रहे हैं, अपने अधिगम का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है कि आप ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। ध्यान से समझिएगा, ईवीएस में भावनाओं का उपयोग है या नहीं, उसको लेकर के एक बच्चे के मन में संदेह था, और उसने टीचर से पूछा कि आप भावनाओं के बारे में ईवीएस की कक्षा में क्यों बता रहे हैं। तो वहीं हमें बताना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ईवीएस में भावनाओं के बारे में टीचर बता रहा था। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अंतःक्रिया करके यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं। अब दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए दूसरे की भावों को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम भावनाओं को समझ पाएं। यानी कि अगर ईवीएस की भी बात हो रही है तो जाहिर सी बात है बच्चे अपने समुदाय के लोगों से प्रश्न पूछ करके भी सीख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे, उनको समझने लायक होंगे, तभी तो उनके द्वारा कही गई बातों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर अन्वेषण के माध्यम से उनके द्वारा कही गई सूचनाओं पर खोज करके सीख पाएंगे। यानी कि उनके भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये एप्रोप्रिएट व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि क्यों हम लोग भावना सीख रहे हैं। तो ये विकल्प निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है ईवीएस की, तो ईवीएस से जोड़ करके आपको तर्क देना होगा। तीसरा देखिए, आप में से कुछ लोग बड़े होकर के मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। तो देखिए, आज हम लोग प्राइमरी स्तर की बात कर रहे हैं, और प्राइमरी स्तर में कक्षा 5 में बच्चा मैक्सिमम होगा। तो उस कंडीशन में आज से ये तय नहीं किया जा सकता कि भविष्य में जाकर के कि क्या वो मनोवैज्ञानिक बनेगा या नहीं बनेगा, और उसकी तैयारी प्राइमरी स्तर से थोड़ी कराई जाएगी। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, हर समय हम अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं। समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। तो दिव्यांग वर्ड यूज करके सिर्फ ये दिव्यांगों के लिए भावनाओं को सीखने की बात कर रहा है, इस वजह से ये विकल्प संकुचित हो गया। क्योंकि दिव्यांग में भी भावनाएं होंगी और जो नॉर्मल पर्सन है उसमें भी भावनाएं होंगी। तो केवल दिव्यांग की भावनाओं को थोड़ी हमें समझना है, सभी पर्सन्स के भावनाओं को समझना है। और यहाँ पर ये विकल्प इसलिए भी निगेटिव है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। तो दिव्यांग को अगर आप दिव्यांग की तरह देखेंगे तो वो तो और ज़्यादा निगेटिविटी उसमें आएगी ना। तो आप उसको नॉर्मल बंदे की तरह ट्रीट करना होगा, ना कि दिव्यांग की तरह। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। ये विकल्प सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग था, इस वजह से हम लोग भावनाओं के बारे में जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि आखिर वो किस भावना के साथ किसी स्टेटमेंट को कह रहा है। उसकी भावनाओं को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा कहती है कि देखो, विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं होंगी? शमशीर कहती है होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्य के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्र को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शमशीर को इन रेखाओं के बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? ध्यान से समझिएगा, बात की जा रही है पृथ्वी पर उपस्थित जो हमारे अक्षांश रेखा है और जो देशांतर रेखा है उसके बारे में। तो अक्षांश और देशांतर रेखा होते क्यों हैं? तो ये इसलिए होते हैं ताकि जो किसी भी पॉइंट का, किसी भी देश का जो पोजीशन होता है, एक्चुअल पोजीशन, वो इस अक्षांश और देशांतर रेखा के द्वारा ही तय होता है। यानी कि किसी भी देश का स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसी को ध्यान में रखकर के हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कापियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, हमसे ये पूछा गया था कि प्रश्न इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शमशीर को इन रेखाओं के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यानी कि वो वाला उत्तर सही होगा जिस प्रश्न में पोजीशन की बात की जा रही हो, स्थिति की बात की जा रही हो। तो विद्यालय की कॉपी में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं और वो एक लाइन में लिखें, इस वजह से ऊपर नीचे ना लिखें, इस वजह से लाइनदार कॉपियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये विकल्प पोजीशन से संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पोजीशन मतलब कि किसी वस्तु की पोजीशन की बात हो रही हो या फिर किसी पॉइंट के पोजीशन, स्थिति की बात हो रही हो। ठीक है। तीसरा देखिए, फोटो लेते समय आपके कैमरे पर स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं? तो ये भी किसी स्थिति से संबंधित नहीं है। स्थिति मतलब कि जो चीज़ें स्टेबल हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कैमरे से फोटो ले रहे हैं, तो अगर आप कैमरे को आगे मूव करेंगे तो वो ग्रिड उसी पोजीशन पर फिक्स है, वो पर्टिकुलर किसी का पोजीशन नहीं बता रही है। इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? तो सड़कों पर जो सफ़ेद रेखाएं बनाई गई हैं वो एक तरीके से डायरेक्शन दिखाने के लिए कि आगे रोड किस तरफ जा रही है, या फिर जेब्रा क्रॉस रोड बनाने के लिए सफ़ेद रेखाएं खींची जाती हैं। इससे पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का उपयोग क्यों करते हैं? अब देखिए, ग्राफ बुक क्या होती है? ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा और इसमें इस प्रकार से रेखाएं बनी होती हैं और इस प्रकार से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनी होती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी एक बिंदु को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, तो आप इसका पोजीशन कैसे निकाल रहे हैं? इसका पोजीशन आप इस प्रकार से निकाल रहे हैं कि एक बड़ा खाना 10 छोटे छोटे खानों में बटा हुआ है, इसी प्रकार से एक बड़ा ऊर्ध्वाधर खाना 10 छोटे छोटे खानों में बटा हुआ है। अब यहाँ पर कोई पोजीशन दिखाना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पोजीशन दिखाना था इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट का पोजीशन हम लोग इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष ही निकाल रहे हैं। यही काम तो आपका देशांतर और अक्षांश रेखाएं करती हैं। पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर और अक्षांश रेखाएं, वो भी तो ये पोजीशन बताने के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के तौर पर ही देखा जा सकता है, कुछ इस प्रकार से। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि विकल्प नंबर 2 ही इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि ये भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के माध्यम से किसी पोजीशन की बात कर रहा था। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव और यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? ध्यान से समझिएगा, उस पर्टिकुलर ऐतिहासिक स्मारक के संबंध में विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया और मापना भी उसमें शामिल होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। तो यहाँ पर पत्थर का उपयोग बिल्कुल जनरल है, कॉमन है, किसी पर्टिकुलर स्मारक की बात नहीं की गई है, क्योंकि उस स्मारक से जुड़े विशिष्ट सूचना की बात प्राप्त करने के संदर्भ में था। ये जनरल वे में लिखा गया है कि जो स्मारक होते थे उसमें पत्थर का निर्माण करने में उसका उपयोग क्यों किया जाता, तो ये जनरल हो गया, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक की बात नहीं की गई है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना का उचित पैमाना तैयार करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ खास विशिष्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। विशिष्ट इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब कि उस किले में बनाने में क्या क्या चीज़ें उपयोग हुई हैं उसकी ये विशिष्टता होनी चाहिए। तो ये विकल्प केवल पैमाने तक सीमित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित रखने में मदद करेंगे। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जनरल वे में सभी स्मारकों को संरक्षित रखने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाना होता है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक ऐतिहासिक स्मारक की बात नहीं कर रहा है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। अब देखिए, ये विशिष्टता की बात करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक किले की बात की गई है, स्पेसिफिक ऐतिहासिक स्मारक की बात की गई और उसमें कौन कौन से विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया गया है उसकी बात कर रहा है। ये सबसे विशिष्टता की ओर इशारा कर रहा है, इस वजह से विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाते हुए अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर के आए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। अपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का उपयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? विकल्प यानी कि अल्टरनेट, जैसे कि मान लीजिए आज अगर पेट्रोलियम की शॉर्टेज है तो हम लोग बैटरी वाली कार की तरफ जा रहे हैं, बैटरी वाली गाड़ियों की तरफ चल रहे हैं, तो ये उसका विकल्प हो गया। तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि गोंद के विकल्प के बारे में बात कर रहा होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर के उपयोग करने के लिए कहें, तो क्या पानी और गोंद को मिलाया जा सकता है? ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये उसके अल्टरनेट के तौर पर नहीं यूज किया जा सकता। तीसरा देखिए, छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिए हैं। तो इससे बच्चे ये तो जरूर सीमित मात्रा में यूज करने के लिए यूज टू तो जरूर होंगे, लेकिन इसमें कहीं भी अल्टरनेट की बात नहीं की गई है कि गोंद का विकल्प क्या हो सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि उसके विकल्पों पर विचार करना है, यानी अल्टरनेट गोंद की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वो वाला विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। पहले विकल्प की बात करें, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। तो ये भी अल्टरनेट की बात नहीं कर रहा है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं, यानी कि कौन कौन सी पदार्थ चिपचिपी होती हैं जिसका प्रयोग हम लोग एज ए ग्लू कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट की बात कर रहा है, यानी कि जैसे क्या होता है कि गांव में आप लोग देखे होंगे कि चावल को बहुत गीला बना करके वो भी बहुत जब चिपचिपा हो जाता है तो उसका प्रयोग भी लेई की तरफ से किया जाता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में जब मेला लगता था या फिर किसी भी प्रकार के फंक्शन में जो तिकोने कागज आते थे उसको हम लोग क्या करते थे, एक रस्सी पे इस प्रकार से चिपका रहे होते थे। तो इसमें गोंद किस चीज़ का बनता था? आटा को खूब गीला पका करके उसका लेई बनाया जाता था, वो भी चिपचिपा होता था। तो ये गोंद की जगह आटा को खूब गीला पका करके उसका भी यूज किया जा सकता है, यानी कि गोंद की जगह आटे को यूज किया जा सकता है गीला पका करके, यानी वो अल्टरनेट हो गया। तो चूंकि ये अन्य पदार्थों के चिपचिपा होने की प्रॉपर्टी की खोज करने की, सूचीबद्ध करने की बात कर रहा था, यानी अल्टरनेट की बात यही विकल्प कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ध्यान से समझिएगा, ईवीएस या फिर किसी भी सब्जेक्ट के सीटेट के पेपर की यही खूबी होती है कि प्रत्येक शब्द उसमें इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि प्रयोग का उपयोग करके हमको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें बच्चे किसी प्रयोग के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे होंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर के पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। आपको लग रहा होगा कि ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि इसमें क्षेत्र भ्रमण भी है और बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर देख भी रहे होंगे। तो लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये विकल्प निगेटिव है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वर्ड प्रयोग को गोला किया था कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि प्रयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचना है। अब क्षेत्र भ्रमण में कोई प्रयोग नहीं होता है, इस वजह से ये क्षेत्र भ्रमण से संबंधित था, ये प्रयोग नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। तो यहाँ पर भी कोई प्रयोग नहीं है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पता लगाने के लिए मानव आँख कितनी दूरी तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्लेट होगा, मान लीजिए इस प्रकार से कुछ प्लेट है, तो इस पर प्रत्येक तरल पदार्थ का यहाँ पर एक ड्रॉप डाला जा रहा है और उसको तिरछा कर दिया जा रहा है।
ताकि ये देखने के लिए कि कौन सी तरल तेजी से बहता है। तो ये प्रयोग से संबंधित है, और चूंकि प्रयोग से संबंधित है और प्रयोग के बारे में ही पूछा गया था कि प्रयोग करके हमको निष्कर्ष तक पहुंचना है, इस वजह से विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। ध्यान दीजिएगा, बात की जा रही है ऋतु के विषय को बच्चे को बताना है, ऋतु के बारे में बच्चे को बताना है, मौसम के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच अंतरों का वर्णन करना, व्याख्या करना, ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं प्राइमरी कक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से खुद सक्रिय तौर पर भागीदारी करके सीखते हैं। अगर आप कक्षा में जाकर के सिर्फ एक्सप्लेन करके चले आएंगे या फिर लेक्चर दे करके चले जाएंगे तो प्राइमरी स्तर के बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये विकल्प निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। ध्यान से समझिएगा, अब सैर पर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन ही तो सैर पर ले जा पाएंगे लगातार। ऐसा थोड़ी है कि आप 12 महीना सैर पर ले जाएंगे। तो ऋतु परिवर्तन इतना जल्दी नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए जाड़े का समय इस समय है, तो गर्मी का समय आने में कम से कम 3 से 4-5 महीने का समय लगेगा तो लगेगा। तो ये आप किसी सैर पर किसी बच्चे को ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन ले जाएंगे, तो उसमें ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बच्चे के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे ऋतुओं के परिवर्तन होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्यास्त से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों से संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जाड़े का भी समय है तो सुबह से शाम तक और फिर शाम से अगली सुबह तक, इसमें कौन सा मौसम परिवर्तन हो जाएगा, कौन सा ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। अगर जाड़े का मौसम है तो गर्मी थोड़ी आ जाएगा रात भर में या फिर सुबह भर में। इस वजह से ये भी विकल्प हमारा निगेटिव है, ऋतु के बारे में ये अप्रोप्रिएट नहीं था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि इनमें से किसका प्रयोग किया है। देखिए, टोपी हम लोग गर्मी के सीजन में पहनते हैं, बरसाती हम लोग बरसात के सीजन में यूज करते हैं, स्वेटर हम लोग जाड़े के सीजन में यूज करते हैं। यानी कि ये विकल्प ऐसा है जो कि ऋतुओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में बच्चों को समझाने और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे ज्यादा पॉजिटिव और यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाना चाहती है और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी। ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये कहा जा रहा है कि विश्व में जितने भी धरोहर स्थल हैं उनके बारे में, उनके वास्तुकला के बारे में, उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बेहतर ढंग से बच्चे को टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करके बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, आभासी वास्तविकता, यानी कि वर्चुअल रियलिटी की बात की जा रही है। यानी कि जो कुछ भी, जिस प्रकार से भी विश्व धरोहर दिख रहे होंगे वो एक्चुअल में तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इंटरनेट का माध्यम का प्रयोग करके फिर उसको, उसका वर्चुअल कॉन्सेप्ट दिखाया जा सकता है। वर्चुअल मतलब कि जो चीज़ प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष से कम भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 वर्चुअल रियलिटी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आभासी वास्तविकता। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए उपयुक्त होगी। ध्यान से समझिएगा, खाद्य परिरक्षण यानी कि खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पापड़ भी काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और चिप्स भी काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यानी कि दोनों विकल्प इसके सही हैं। आपको लग रहा होगा कि सीबीएसई बोर्ड दोनों विकल्पों को सही मानेगी, तो जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था उसमें इसका आंसर की में 1 और 2 लिखा गया था, यानी बोर्ड ने इन दोनों विकल्पों को सही मान लिया था। बाकी अगर दही की बात करें तो ये समय के साथ खराब हो ही जाता है, और कच्चे आम की बात करें तो ये भी सड़ जाता है। देखिए, लेकिन अगर बात करें चिप्स की और पापड़ की तो इसे लंबे समय तक परिरक्षित करके रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता को अंग्रेजी में इंटरडिपेंडेंस बोला जाता है, कि यानी कि पर्यावरण में चीज़ें एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे से लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं समाज में रहने के लिए, का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस
धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ध्यान से देखिएगा, पहला दिया गया खेल का परित्यक्त मैदान, दूसरा कूड़ा एकत्र करने की जमीन, तीसरा पुलिस थाना और चौथा नाई। ये प्रश्न आपको हो सकता है कि समझने में काफ़ी कठिनाई हो रही हो, मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि समुदाय से टीचर एक ऐसा उदाहरण लोगों के पास यानी कि बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहती है जिसके माध्यम से बच्चे ये समझ पाएँ कि पर्यावरण में कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है, कैसे एक चीज़ें दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पर आश्रित है। इस प्रकार के विचार को कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? तो इसका जो पूरा उत्तर है ये इसी सर्किल में छुपा हुआ है, समुदाय में, क्योंकि समुदाय से प्राप्त उदाहरण की बात की जा रही है। समुदाय में हमारे समुदाय के लोग आते हैं यानी जीवित लोग आते हैं। अब इन तीनों में देखिए जीवित की अगर बात करें तो कोई भी जीवित नहीं है। देखिए पुलिस थाना की बात की जा रही है तो पुलिस थाना जीवित नहीं होता, पुलिस थाने में जो पुलिस लोग हैं वो जीवित हैं। कूड़ा एकत्र करने की जमीन ये जीवित नहीं है, खेल का परित्यक्त मैदान ये भी जीवित नहीं है। लेकिन अगर बात करें नाई की तो नाई जीवित है, और समुदाय से प्राप्त उदाहरण, समुदाय में हमारे समुदाय से संबंधित लोग आते हैं और नाई जो है वो समुदाय का पार्ट होगा। इस वजह से विकल्प नंबर 4 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा और यही हमारा उत्तर होगा, ये बताने के लिए, ये अवधारणा सिखाने के लिए कि कैसे पर्यावरण में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर लोग आश्रित हैं। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।